जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं क्या करता हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है और जो लास्ट क्लास है उसके अंदर जसवंत सिंह जो प्रथम है उसकी हमने चर्चा कर ली है पूरी तरह से। और अगला जो राजा बनेगा मारवाड़ का, उसको राजा बनने में बहुत दिक्कत आएगी। पर इसी बीच में एक अलग सा जो कैरेक्टर है अमर सिंह राठौड़ का, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेड डालो अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, ये कहाँ का शासक बनता है, नागौर का। कहाँ का था, नागौर का। बनता है नहीं बनता। ये वही अमर सिंह राठौड़ है दोस्तों, जिसके घोड़े का नाम बादल था। इसके घोड़े का नाम क्या था, इसके घोड़े का नाम था बादल। लिख लो, बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, बात करेंगे। घोड़े का नाम बादल। अरे, इसके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम था बादल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बादल का नाम इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, बादल बड़ी कमाल की चीज था। बात करूंगा मैं कि बादल कमाल की चीज क्यों था। दोस्तों, ये अमर सिंह राठौड़ वही है जिसको कटार का धनी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता ही है, कटार का धनी किसको कहा जाता है, अमर सिंह राठौड़ को। कटार का धनी। तो दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ के टाइम पर एक घटना घटती है जिसे कहते हैं मतीरे की राड़। जिसे क्या कहते हैं, मतीरे की राड़। तो सुनना दोस्तों, मतीरे की राड़ कितनी बहुत बढ़िया है ये। तो दोस्तों, बात हो दरअसल 1644 ईस्वी की। और ये जो मतीरे की जो राड़ होती है ना, ये क्या होता है दोस्तों, 1644 ईस्वी के अंदर दो रियासतों के बीच में एक राड़ का मतलब होता है लड़ाई। दोस्तों, राड़ का मतलब क्या होता है, लड़ाई। अरे, आप लोग सुनते होंगे कि दो पड़ोसियों में राड़ हो गई, दो पड़ोसियों में लड़ाई हो गई। लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि दो पड़ोसियों में लड़ते हैं तो एक पड़ोसी जीतता है और एक पड़ोसी हारता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। पर ये कि उन दोनों के बीच में राड़ हो गई, लड़ाई हो गई। तो 1644 के अंदर एक राड़ होती है जिसे कहते हैं मतीरे की राड़। और नाम से ही पता चल रहा है कि वह राड़ किसकी थी, मतीरे की थी ये राड़। किसकी राड़ थी ये, मतीरे की राड़ थी। अब समझो दोस्तों, मतीरे की राड़ कैसे कहलाएंगी है। दोस्तों, एक्चुअल में क्या था, बीकानेर था। तो बीकानेर के अंदर एक गांव पड़ता था जिसका नाम था सीलवा गांव। इसका क्या नाम था, सीलवा गांव। एक गांव पड़ता था सीलवा गांव। सीलवा गांव कहाँ था, बीकानेर में। और दूसरा जो गांव था उसका नाम था जाखड़िया गांव। ये जाखड़िया गांव कहाँ पड़ता था, नागौर में। तो क्या था, जो सीलवा गांव का जो किसान था उसने अपने खेत में मतीरे की बेल लगाई। क्या लगवा ली, मतीरे की बेल लगवा ली। किस उद्देश्य से, कि मैं मतीरे आएंगे, मतीरे खाऊंगा, बढ़िया मतीरे बेचूंगा गर्मियों के सीजन में। और ऐसा ही हुआ, बेल लगवा ली तो क्या हुआ, उस बेल पर मतीरे भी आने लग गए। लेकिन वो जो बेल थी वो बढ़ते 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 उस गांव के जस्ट पास में एक और गांव था सीलवा गांव। उस गांव की बॉर्डर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। और जो मतीरे आते हैं वो क्या करते हैं, जाखड़िया गांव की सीमा है उसके उस तरफ मतीरा आ जाता है। अब आती है बात मतीरे तोड़ने की। तो जो सीलवा गांव का जो किसान है वो जाता है मतीरे तोड़ने के लिए। जाखड़िया गांव के जो किसान है वहां रहते हैं, तो ये मतीरा तोड़ने के लिए उधर जाता है, मतीरा तोड़ के लाने की कोशिश करता है। लेकिन जो जाखड़िया गांव के किसान है उसे रोक देते हैं। तो किसान होता है, रोक देता है कि भाई ये क्या कर रहा है, तो मतीरा क्यों तोड़ रहा है। तो ये वाला किसान बोलता है कि भाई मेरी बेल का मतीरा है, तो मतीरा लूंगा मैं। उधर से वो किसान कहता है कि भाई बात तो तेरी सही है कि मैं तेरी बेल का मतीरा है, पर ये आ तो भाई मेरी सीमा के अंदर आया ना, मतीरा मेरा हुआ। तेरी तो खाली बेल है, तेरी बेल ले ले, मतीरा तो मैं तेरे को आज लेने दूं ना कल लेने दूं। दोस्तों, दोनों किसानों में विवाद बढ़ता है, विवाद बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच जाता है। पंचों की पंचायत बैठती है और वो पंचायत फैसला करती है कि भाई
जिसका एक जो पंच है वो बोलता है जिसकी बेल उसी का मतीरा। दूसरा पंच बोलता है क्या कहते हैं भाई, बेल तो सही है भाई, पर वो दे किस जगह रही है, दे तो दूसरे गांव में रही है ना, तो जिसकी जमीन के अंदर वो चीज आएगी वो उस जमीन पर, उस चीज पर, उस जमीन के मालिक का होगा। तो पंचायत भी फैसला नहीं कर पाती। अब क्या होता है दोस्तों, बात बढ़ते 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 राजाओं तक बात पहुंच जाती है। तो जो बीकानेर का राजा होता है उसका नाम होता है कर्ण सिंह। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह का किसान होता है, वो जाके बोलता है महाराज बात ऐसी है कि मेरी बेल थी और मेरी बेल के मतीरा आया, मैं तोड़ने गया और उधर वाले किसान ने मना कर दिया कि मतीरा आज दू न कल दू। कर्ण सिंह को लगा अच्छा ये बात है, लेकिन तेरी बेल का मतीरा तुझे ही नहीं दिया, ठीक है, चल भाई एक काम कर, सेना तैयार कर। इधर से ये वाला किसान चला गया अपने वाले राजा के पास में, नागौर के जो उस समय राजा था वो कौन था, वो अमर सिंह था। कौन था, अमर सिंह। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, मत्ती जिसे हम कहते हैं मत्तीरे की राड़। और खाली मतीरे को लेकर के वो लड़ाई लड़ी जाती है, और इस लड़ाई के अंदर कौन जीत जाता है, कर्ण सिंह जीतता है। छोटी मोटी झड़प हुई होगी, तो वो जो लड़ाई थी उसमें कौन जीत जाता है, तो कर्ण सिंह जीत जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मतीरे की राड़ किस किस शासकों के बीच में हुई थी, तो किस किस के बीच में हुई थी, कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करते हैं एक ही, ये जो अमर सिंह से कटार का धड़ी क्यों कहा जाता है। इसके टाइम पर एक कहावत प्रचलित है कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव से लोहे से हिलाई पूरी पातशाही, होती जो शमशीर तो छिनाई ले तो आगरा। अब भाई इस कथा का ये जो वाक्य है या फिर ये मुहावरा है या ये दोहा है, इसका क्या अर्थ है वो समझते हैं। तो दोस्तों इसके टाइम पर जो आगरा था, आगरा का शासक कौन था, आगरा का शासक था शाहजहां। कौन था आगरा का शासक, आगरा का अंदर जो मुगल बादशाह था कौन बना हुआ था, शाहजहां बना हुआ था, शाहजहां। अब शाहजहां के दरबार में एक मीरबख्शी था, मीरबख्शी का जो पद था वो पद खाली था। तो शाहजहां ने क्या किया, अपना जो साला था जिसका नाम था सलावत खां, क्या नाम था जिसका, सलावत खां। तो शाहजहां ने सलावत खां को मीरबख्शी के पद पे नियुक्त कर दिया। किसके पद पे नियुक्त कर दिया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीरबख्शी का पद, सलावत खां। सलावत खां को मीरबख्शी के पद पे नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों अब क्या है, जो मीरबख्शी है के पद पे जो सलावत खां है वो वहां पे आने लग गया। अब उसी दरबार में अमर सिंह आता और उसी दरबार में कर्ण सिंह आता, और लेकिन अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में मत्तीरे की राड़ को लेकर के संघर्ष है। दोनों के दोनों एक दूसरे की शक्ल दिखा नहीं चाहते हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, काट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, जो कर्ण सिंह होता है वो सलावत खां के पास जाता है, डेली के डेली उससे कान पड़ता है सलावत खां के, यार सल्ला, हाँ भाई कर्ण सिंह बोल, अरे तुझे पता ही है अमर सिंह कितना बेकार आदमी है, ये तो बहुत तेरे को तो बहुत गाली देता है तेरे को। सलावत खां को लगता है कि अच्छा, अरे तेरे को गाली देता ही देता है, ये जो महाराजा शाहजहां है ना, शाहजहां तक को गाली देता ही है, मानता नहीं है किसी की। सलाम को लगता है यार, लगता तो नहीं है सर, अमर सिंह बढ़िया आदमी, आता है सलाम करता है, जाता है सलाम करता है, तो मुझे लग रहा है शायद कर्ण सिंह झूठ बोल रहा है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो पर वो वाली बात है कि डेली की डेली आकर के कान भरता है सलावत खा के कर्ण सिंह। अब ऐसे में क्या होता है, अमर सिंह को का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अमर सिंह छुट्टी के लिए जाता है, और छुट्टी की परमिशन कौन देगा, तो उस टाइम मीरबख्शी का पद जो बैठा हुआ है, सलावत खा बैठा हुआ है। तो अमर सिंह कहता है कि भाई सलावत खा बात ऐसी है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे को 15 दिन छुट्टी दे दे। सलावत खा को लगता है कि बात सही है, जा अमर सिंह तू 15 दिन रेस्ट करके आ। तो अमर सिंह क्या करता है, चला जाता है मूल दरबार में। अब 15 दिन काट लेता है, 15 दिन पूरे हो जाते हैं, 16वें दिन मीरबख्शी इंतजार करता है, सलावत खां इंतजार करता है कि अमर सिंह आएगा, परंतु अमर सिंह नहीं आता। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 5 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, अमर सिंह आता ही नहीं है। और कोई 1 महीने की छुट्टी काट करके फिर आता है। अब सलावत खां जो था वो जैसे अमर सिंह दरबार में आता है, तो सलावत खां इंतजार में था कि भाई आएगा तो मेरे से रामाश्यामा तो करेगा, सलाम वाला तो करेगा, पूछेगा तो सही कैसे हो कैसे नहीं हो, या अपना कारण बताएगा कि भाई किस कारण से नहीं आ पाया। तो अमर सिंह जाता है और सीधा ही सलावत खां को देखता भी नहीं है, विरोध करता है, अपनी
जो गद्दी है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो सलावत खां को उसका ये रवैया बहुत बुरा लगता है। तो सलावत खां कहता है कि देखो आ गए गंवार। क्या कहने वाला तो होता है सलावत खां, आ गए गंवार। तो कहते हैं जो गंवार का जैसे वो ग बोलता है, इतने में अमर सिंह अपने पास से कटारी निकालता है, कटारी से सलावत खां का गला काट देता है। बादशाह जो शाहजहां उस गद्दी पे बैठा रहता है वो ये सीन देखता है। ये सीन देख करके बादशाह घबरा जाता है वो भयंकर तरीके से। अमर सिंह सलाउद्दीन का गला तो काटता ही काटता है, तो वो रुकता नहीं है और उसी कटारी को मुगल बादशाह की तरफ फेंकता है। और मुगल बादशाह झुक जाता है और क्या करता है, कूद करके सिंहासन के पीछे की तरफ हरम होता है, हरम जहाँ महिलाएं निवास करती है, उस हरम में भाग जाता है। अमर सिंह को फिर बाद में होश आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि मुगल बादशाह के दरबार में खड़ा होकर के उसी के एक तो मीर बख्शी के जो पद पे सलाउत था उसको मार दिया, खुद मुगल बादशाह के ऊपर मैंने कटारी फेंक दी। अब क्या करूं। तब अमर अमर सिंह क्या करता है, अपना घोड़ा जो होता है उसका बादल बादल को बुलाता है, दरबार के अंदर से बादल पर बैठता है और तुरंत प्रभाव से भागना स्टार्ट कर देता है वहां से। अब जब अमर सिंह भागता रहता है तो शाहजहां के आदेश से किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो एक दरवाजा होता है, इसका नाम होता है बुलंद दरवाजा। कहते हैं अमर सिंह उस दरवाजे से अपने घोड़े समेत कूद गया। उस दरवाजे से, जिस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा, अमर सिंह घोड़े से कूद जाता है। इस कारण से उस दरवाजे का क्या नाम रख दिया गया, अमर सिंह दरवाजा। और अमर सिंह भाग जाता है आगरा की। तो ये कहानी थी अमर सिंह की। तो इसलिए कहा जाता है कि अमर की कमर में कहाँ की थी वो कटारी, पावसेर लोहे से। अगर जो कटारी है उसका जो लोहा है पावसेर का ही था। पावसेर लोहे से हिलाई पूरी पातशाही, पातशाही का मतलब बादशाही, कि भाई कटारी फेंकी तो बादशाह भाग गया। पावसेर लोहे से हिलाई पूरी बादशाही, होती जो शमशीर, अगर तलवार होती तो छिनाई ले तो आगरा, तो आगरा छीन लेता। तो ये कहानी थी अमर सिंह राठौड़ की। ठीक है दोस्तों, दोस्तों लाइट चली गई है। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड के ऊपर जनरेटर चलाया मैंने, ताकि आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहो। ठीक है, तो कहानी पूरी हो गई थी कि जो सलावत खां को मार दिया किसने, अमर सिंह ने। तो लिख लो इसको, एड में डाल लो कि सलावत खां की है, सलावत खां की हत्या किसने कर दी थी, हत्या कर दी थी अमर सिंह ने। सलावत खां की हत्या किसने कर दी थी, अमर सिंह ने। उसके बाद में अमर सिंह क्या करता है, जो दुर्ग है, आगरा का दुर्ग, उसके अंदर से जो गेट है बुलंद दरवाजा, उसको कूद करके भाग जाता है। और फिर बाद में कहते हैं कि इसी का जो साला होता है एक, अमर सिंह का क्या कहते हैं साला होता है, जिसने धोखे से बुला करके अमर सिंह क्या कर दी, तो अमर सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ये तो अमर सिंह की कहानी है। उतार लो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अमर सिंह की जो छतरी है कहाँ बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है, 16 खंभों की। उतार लो दोस्तों इसको, फिर हम आगे की बात करते हैं। अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव से लोहे से हिलाई पूरी पातशाही, होती जो शमशीर तो छिनाई ले तो आगा। क्या बात है दोस्तों, क्या क्या कहानी लिखी गई है। ऐसे महान महान व्यक्तित्व हमारे सामने है और हम क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते नहीं। अब बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों अजीत सिंह जो है, तो उस अजीत सिंह क्या वही मृत्यु हो गई है, 1678 में मृत्यु हुई ना अमर सिंह की, अजी ओ जो क्या नाम है, जसवंत सिंह प्रथम उसकी। अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई दोस्तों, तो जो जसवंत सिंह है उसकी जो रानियां थी, 2 रानियां थी। और जब जसवंत सिंह मरा तो दोनों रानियों में से किसी की भी संतान नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मरा तो उसके अगले ही वर्ष क्या हुआ, उन दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दे दिया। ठीक है, तो जसवंत सिंह के कितने पुत्र हुए थे, जसवंत सिंह के 2 पुत्र हुए। जसवंत सिंह के प्रथम है या 2 सेकंड नहीं है, कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। एक का नाम तो क्या था, अजीत सिंह, और एक का नाम वो क्या हो गया, दलथम्मन। दोस्तों दलथम्मन की उपाधि जहांगीर ने किसको दे रखी थी, गज सिंह को।
1622 के अंदर जब उसने शाहजहां खुर्रम के विद्रोह को दबाया था, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका नाम ही दलथम्बन है, ये कोई उपाधि नहीं है। तो ठीक है दोस्तों। तो जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो जो औरंगजेब है उसने जोधपुर को क्या घोषित कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था कि भाई जसवंत सिंह अब तो तू रहा नहीं, तेरे कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो क्या कहते हैं जोधपुर है वो खालसा घोषित हो गया है। तो खालसा कौन होता है, खालसा कौन सी भूमि होती है, खालसा वह भूमि होती है जिस पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है। जैसे आज के टाइम पर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, वही तो होता है जिसका सीधा केंद्र का वो अधिकार होता है, तो वो खालसा था। लेकिन जब औरंगजेब को पता चलता है कि अरे जसवंत सिंह की रानियों ने जिस पुत्र को जन्म दे दिया है, एक का नाम है अजीत सिंह और एक का नाम है दलसम्बन, औरंगजेब को ये चीज बर्दाश्त नहीं थी। औरंगजेब चाहता ही नहीं था कि अब जसवंत सिंह का जो कोई उत्तराधिकारी है वो राजा बने, क्योंकि औरंगजेब जसवंत सिंह से बहुत बुरी तरह नाराज था। उसके पीछे मैंने आपको बता दिया क्यों नाराज था। और औरंगजेब तो ये तक कहता है जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्या हुआ, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये भी कहता है। तो जैसे जसवंत सिंह जो अजीत सिंह है, वो अजीत सिंह का जन्म हो जाता है, तो जसवंत सिंह के दरबार में जो रहते हैं जिसका नाम होता है दुर्गादास राठौर, उसको पता चलता है कि उत्तराधिकारी है। तो उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी अजीत सिंह है। और उत्तराधिकारी कहाँ पर है, लाहौर में, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ होती है, लाहौर में। तो जो अजीत सिंह है उस समय क्या होता है, लाहौर में होता है। तो दुर्गादास राठौड़ तुरंत प्रभाव से कहाँ पहुंच जाते हैं, लाहौर पहुंच जाते हैं, और वहां पर क्या करवाते हैं, टीके की रस्म करवाते हैं अजीत सिंह की। अजीत सिंह क्या करवाते हैं, टीके की रस्म करवाते हैं। तो अजीत सिंह के टीके की रस्म कहाँ हुई थी, लाहौर में। दुर्गादास राठौड़ को जैसे पता चलता है कि भाई राजकुमार अजीत सिंह लाहौर में है, तो टीके की रस्म करवाने के लिए दुर्गादास राठौड़ कहाँ पहुंच जाते हैं, लाहौर पहुंच जाते हैं। और दुर्गादास राठौड़ चिट्ठी लिख देते हैं औरंगजेब को कि मुगल बादशाह औरंगजेब, तूने जोधपुर को खालसा घोषित कर रखा है, तो उस खालसा को तू हटा दे अब, क्योंकि औरंगजेब जो क्या कहते हैं अजीत सिंह है उत्तराधिकारी है जसवंत सिंह का, राजा बना दे उसको। तो औरंगजेब को चीज बर्दाश्त नहीं होती कि अजीत सिंह को राजा कैसे बनाए, तो वो क्या करता है इन सबको दिल्ली बुलाता है। औरंगजेब कहता है कि दुर्गादास एक काम कर, तू भी आजा, अजीत सिंह को भी लिया, इसका भाई दलथम्बा ने इसको भी लिया और दोनों रानियों को भी लिया। तो क्या करते हैं जो दुर्गादास राठौड़ है, ये अजीत सिंह, दलथम्बन और जो रानियां थी इनको लेकर कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली के अंदर चले जाते हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में दोस्तों आगरा के अंदर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, आगरा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो दोस्तों, उस समय दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रूप सिंह की हवेली। कहाँ, क्या क्या है, रूप सिंह की हवेली, रूप सिंह की हवेली। तो इस रूप सिंह की हवेली में औरंगजेब क्या करता है, रूप सिंह की हवेली के अंदर इन दोनों को, इनको सबको ठहरा देता है कि भाई आप आ गए हो, विश्राम कर लो, इतना लंबा सफर करके आए हो। अजीत सिंह जी, दुर्गादास, दिसंबर और रानिया, आप रूप सिंह की हवेली में रेस्ट करो। और कहते हैं जैसे रेस्ट करते हैं तो इनको नजरबंद करवा देता है औरंगजेब। क्या करवा देता है, औरंगजेब नजरबंद करवा देता है। दुर्गादास राठौर को पता चलता है कि औरंगजेब जो है वो अजीत सिंह को मारना चाहता है। क्या करना चाहता है, अजीत सिंह को मारना चाहता है। तो जो दुर्गादास राठौर है वो क्या करता है, एक युक्ति निकालता है। और क्या करता है वो, एक तो नाम होता है इसका नाम मुकुंदास खींची, क्या नाम होता है, मुकुंदास खींची। और एक महिला होती है इसका नाम है गोराधा है। इन दोनों को बुलाता है और इन दोनों को कहता है कि भाई मुकुंद, तू करना सपेरे का किरदार, और गोराधा है तू अंदर आ जाना, और क्या करना जो अजीत सिंह है उसको बाहर ले जाना। तो मुकुंदास खींची और गोराधाय के प्रयासों से जो दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को बाहर निकालने में, दिल्ली जो रूप सिंह की हवेली है, दिल्ली का जो किला है यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। परंतु जो दलथम्बन है, अन्य रानियां हैं, दो रानियां थी, उनकी क्या होती है पीछे से आक्रमण करने पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो जो दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को सही सलामत वहां से निकालने में क्या जाता है, बाहर हो जाता है। और अजीत सिंह को खा लिया जाता है। एक गाँव होता है सिरोही के अंदर, कालिंदी गाँव। कौन सा गाँव होता है सिरोही के अंदर, कालिंदी गाँव। इसको लिख लो, कहानी समझ नहीं आएगी। रूप सिंह की हवेली में आके ठहरते ही है। तो इस रूप सिंह की हवेली के अंदर क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया इनको।
फिर ये क्या करता, दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोराधाई, इन दोनों के सहयोग से क्या करता है वो, अजय सिंह को वहां से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। दुर्गादास राठौड़ अजय सिंह को कहाँ ले जाता है, एक जगह पड़ती है कालिंदी गांव। कालिंदी गांव, और ये कालिंदी गांव कहाँ है, सिरोही के अंदर। और अजीत सिंह का जो लालन पालन है वो कहाँ होता है, कालिंदी गांव सिरोही में। जयदेव नाम का ब्राह्मण होता है, वो क्या करता है, अजीत सिंह का लालन पालन करता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी हम बात गोराधाई पे कर लेते हैं। गोराधाई जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। मारवाड़ क्या कहा जाता है गोराधाई को, मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। थोड़ी सी बात हम गोराधाई पे कर लेते हैं। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं। और पन्नाधाई क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जिस तरह मेवाड़ की जो पन्नाधाई है उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था, तो यहाँ पे घोड़ाधाई क्या करती है, उदय ओ अजीत सिंह को बचा कर लाती है। इस कारण से क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। इसकी जो छतरी है वो अजीत सिंह ने बनवाई थी, छतरी मारवाड़ के अंदर ही है, घोड़ाधाई की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कहते हैं आगे की, कि जो गोराधाई है, वो गोराधाई क्या करती है, जब अजीत सिंह को लेकर के आती है तो एक दूसरा लड़का रहता है जिसका नाम, ठीक है दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसे नकली अजीत सिंह रहता है वो। तो वो नकली अजीत सिंह जब औरंगजेब पूछता है इनसे कि भाई ये कौन है, तो गोराधाई कहती है कि यही असली अजीत सिंह है। तो जो औरंगजेब है उसने उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, मोहम्मदी राज कर दिया था। नकली अजीत सिंह का नाम का क्या कर दिया था, मोहम्मदी राज। लेकिन गोराधाई के द्वारा असली अजीत सिंह को तो दुर्गादास राठौर को देकर के भेज दिया जाता है। और जो असली अजीत सिंह है वह कालिंदी गांव सिरोही के अंदर क्या करता है, लालन पालन चल रहा है उसका। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। ये जो नकली अजीत सिंह है इसका नाम औरंगजेब ने क्या कर दिया, मोहम्मदी राज कर दिया। और इसका जो लालन पालन है उसकी जिम्मेदारी किसको ले दी, अपने उसकी बेटी जिसका नाम है जयबुन्निसा, इसको दी जयबुन्निसा को। लालन पालन की जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, अब जो अजीत सिंह है उसका लालन पालन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो औरंगजेब है वो कहीं ना कहीं अजीत सिंह के पीछे भी पड़ रहा है, अजीत सिंह को ढूंढ रहा है। ये जो ख्याल है दुर्गादास राठौड़ को हमेशा परेशान करता है। तो जो दुर्गादास राठौड़ है ये क्या करता है, अजीत सिंह को पूरी तरह सेव करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ एक अभियान बढ़ चलाता है। और अभियान क्या होता है कि खुद तो दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ की तरफ से है, ठीक है, मेवाड़ की तरफ से महाराणा जयसिंह, और औरंगजेब का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शहजादा अकबर। ठीक है, इस इन तीनों का एक संगठन बना लेता है। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, जो औरंगजेब का बेटा होता है शहजादा अकबर, औरंगजेब का बेटा होता है पुत्र शहजादा अकबर। तो दुर्गादास राठौड़ इस शहजादे अकबर को अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ भड़का करके खुद की तरफ कर लेता है कि भाई तेरे पिता ने क्या किया तेरे लिए, तेरे को मारने की और फिराक में हो, तू हमारे पास आ जा, हम युद्ध करेंगे तेरे पिता से और तेरे को गद्दी दिलवा देंगे। शहजादा अकबर, दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ से, और महाराणा जयसिंह, मेवाड़, इन तीनों का क्या बना लेते हैं, त्रिगुण संघर्ष बनाता है दुर्गादास राठौड़।
और औरंगजेब के खिलाफ एक योजना तैयार करता है। और नागौर गांव है, नागौर गांव पे क्या करता है, पड़ाव डाल देता है। कहाँ पड़ाव डालते हैं, नागौर के पास में। युद्ध के लिए। औरंगजेब को जब ये चीज पता चलती है कि दुर्गादास राठौड़ मेरे बेटे शहजादे अकबर को और मारवाड़ के जयसिंह को मिलाकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष बना रहा है, त्रिपक्षीय गुट बना करके नागौर में पड़ाव डाल रखा है। तो औरंगजेब क्या करता है, उस एक सेनापति होता है, जिस सेनापति का नाम होता है तैमूर लंग। उस सेनापति का नाम होता है तैमूर लंग। तो औरंगजेब इसका एक सेनापति होता है तैमूर लंग। और इस तैमूर लंग को कहता है औरंगजेब की, तो कुछ भी कर, ये जो त्रिपक्षीय गुट बना हुआ है दुर्गादास राठौर का, इसको तोड़ने कैसे भी कर। तैमूर लंग यही काम करता है। तैमूर लंग कहाँ जाता है, सीधा वहां आ जाता है जहां पर पड़ाव डाल रखा है इन लोगों ने। जहां पर इन लोगों ने पड़ाव डाल रखा है वहां पे जाता है, और जो नागौर गांव के पास में क्या करता है, अपना कैंप लगा लेता है। तैमूर लंग एक युक्ति सोचता है कि भाई इनका जो पड़ाव है उसको कैसे, ये जो त्रिपक्षीय गुट है उसको कैसे तोड़े। तो तैमूर लंग एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में क्या लिखता है कि शहजादे अकबर, दुर्गादास राठौड़, तूने अच्छा किया, दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ जैसे दोनों को एक साथ लेकर के तू यहाँ पे आ गया। अपनी जो योजना है वो ऐसी की बढ़िया सफल हो गई है। अब सुबह जैसे युद्ध होगा, तू अपनी सेना प्लान के मुताबिक तू अपनी सेना लेकर के हमारे पास आ ही जाएगा। और जैसे ही हमारी सेना, तेरी सेना हमारे पास आ जाएगी, अपन मिल करके एक साथ हमला कर देंगे। तो एक ही तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो मारवाड़ी अपने अंडर में आ जाएगा, मेवाड़ भी आ जाएगा। और ये पत्र लिख कर क्या करते हैं, उस पत्र को दुर्गादास राठौड़ का जो कैंप है उसके बाहर पटक देता है तैमूर लंग। अब दुर्गादास राठौड़ क्या करता है कि बस पत्र आता है, तो दुर्गादास राठौड़ उस पत्र को पढ़ता है। और उस पत्र को पढ़ते ही दुर्गादास राठौड़ को हिल जाता है कि वह त्रिपक्षीय गुट तो मैंने बनाया, और ये शहजादा अकबर तो क्या कहता है, अपने बाप का साथ दे रहा है। तो क्या करता है, ये दुर्गादास राठौड़ शहजादे अकबर से मिलने के लिए इसके कैंप की तरफ जाता है। तो जैसे ही कैंप की तरफ जाता है, तो वो जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, दुर्गादास राठौड़ को मिलने नहीं देते हैं। किससे, शहजादे अकबर से। अब शहजादे अकबर से दुर्गादास राठौड़ को मिलने नहीं देते, तो दुर्गादास राठौड़ को ऐसा लगता है कि बात में दम है, पत्थर जो है वो गलती से मेरे पास में आ गया। ये शहजादा अकबर तो कल हम सबको ले बैठेगा, और मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ अजय सिंह को राजा बनाने का, ये संघर्ष कल का वो चलता आज ही खत्म हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ अपनी सेना को बोलता है, चलो यहाँ से रवाना हो जाओ। अपने काम तंबू उठाता है, गायब हो जाता है वहां से। सुबह उठता है महाराज जयसिंह, 4 बजे उठ के देखता है शहजादा अकबर के बगल में जहाँ दुर्गादास राठौड़ का कैंप लगा हुआ था वो बिल्कुल नहीं है। ये देखते ही महाराज जयसिंह के अपना काम तंबू उठाता है, वहां से रवाना हो जाता है। 8 बजे के समथिंग शहजादा अकबर उठता है खुशी खुशी कि आज युद्ध करेंगे और हरा देंगे पिताजी को, और दिल्ली का शासन करूंगा मैं। और ये देखता है एक तरफ, तो जो महाराज महाराज जयसिंह है, इसका कैंप भी नहीं मिलता, और जो दुर्गादास राठौड़ है इसका कैंप भी नहीं मिलता। एक मूवी थी जिसका नाम है धमाल, और धमाल मूवी के अंदर होते ही ये, तो उससे मुझे याद आ गया। तो जब ये चीज पता चलती है तो जो शहजादा अकबर ये भी क्या कर लेता है, पीछे हट जाता है। तो कहते हैं तैमूर लंग ने जो अपने जो सूझबूझ से जो त्रिपक्षीय गुट था, इस त्रिपक्षीय गुट को तोड़ दिया था। ठीक दोस्तों, लेकिन शहजादा अकबर दुर्गादास राठौड़ से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि जब शहजादा अकबर ईरान जाता है, और ईरान जाने से पहले इसके जो पुत्र होते हैं, शहजादा अकबर इसके पुत्र होते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। इसका एक तो पुत्र होता है और एक होती है इसकी पुत्री। तो जो शहजादा अकबर है, ये अपने जो पुत्र पुत्री है, इन दोनों की जिम्मेदारी किसको देखी जाता है, दुर्गादास राठौड़ को देखी जाता है कि भाई दुर्गादास, जिस तरह तू अजीत सिंह का पालन पोषण कर रहा है, उसी तरह तो मेरे पुत्र पुत्रियों का भी पालन पोषण करेगा। मैं तो जा रहा हूँ ईरान, तो वहां जाके शरण लूंगा मैं, अब मैं नहीं रुकूँ यहाँ पे। कहते हैं शहजादा अकबर जब ईरान में जाता है तो वहां के राजा के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। लेकिन दुर्गादास, उसे जो जिम्मेदारी देखी जाता है, शहजादा अकबर उस जिम्मेदारी का वो बखूबी पालन करता है, और उसके पुत्र पुत्री दोनों क्या करता है, पालन पोषण करता है। औरंगजेब को ये बात पता चलती है शहजादा अकबर तो नहीं रहा, परंतु उसके पुत्र और पुत्री भी है। तो औरंगजेब कहता है दुर्गादास राठौड़ को, भाई दुर्गादास, मेरे पोते पोती तेरे पास में है, तो तू मेरे पोते पोती को मुझको दे दे। तो क्या कहते हैं, जो दुर्गादास राठौड़ है वो देखता है कि भाई आपसी संघर्ष जो है वो तो अपनी तरफ है, पर एक दादा को अपने पोते पोते से दूर क्यों ही करूं मैं।
तो जो उसके पोते पोती होते हैं उनका अच्छी तरह पालन पोषण करने के बाद में उनको सहसम्मान औरंगजेब के पास में पहुंचा दिया जाता है। औरंगजेब के पास में जैसे वो पोता पोते जाते हैं तो पोता पोती खिल खिला के उठते हैं कि भाई दादा दादा हम आ गए। अब जो औरंगजेब है वो मौलवियों को बुला लेता है कि मौलवियों आ जाओ, इनका शुद्धिकरण करो, इनको मुसलमान बनाओ। आखिर ये इतने टाइम तक एक हिंदू के कहाँ पे रियासत में रह के आए, हिंदू के पास रह के आए, फिर उनको दुर्गादास राठौड़ ने पूरी तरह हिंदू बना दिया। तो उधर से उनकी उसकी पुत्री होती है, ये जो पुत्री है ना पोती होती है, इस पोती का नाम होता है, जिसका नाम है सफितुन्निसा। तो ये पोती कहती है कि दादा ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो मुसलमान ही है, दुर्गा काका ने हमको कभी हिंदू बनाया ही नहीं। औरंगजेब को सुनकर के बड़ा हैरान होता है कि दुश्मन, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूँ, मेरे पोते पोती को पाल रहा है, फिर भी इतना अच्छा व्यवहार किया उसने। यही नहीं, ये जो पुत्री है वो ये भी कहती है कि हमको तो दुर्गा काका ने अरबी फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी भी नियुक्त कर रखा था, तो हमको तो अरबी फारसी भी आती है। ये देख करके औरंगजेब को सच में अंदर से बहुत बुरा फील होता है कि मैं जिसको इतना परेशान कर रहा हूँ, जो मेरी वजह से इतना संघर्ष कर रहा है, अजीत सिंह को मैं राजा बनने नहीं दे रहा हूँ, पर वो निरंतर कोशिश कर रहा है कि अजीत सिंह को राजा बनाए। ऐसा स्वामी भक्त व्यक्ति जब उसको मौका मिला, वो चाहता तो मेरे पोते पोती को मार भी सकता था, मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो निरंतर संघर्ष पे लगा रहा और देखो उसने मेरे पोते पोती किस तरह से पालन पोषण किया। तो औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ को पता लगता है और कहता है कि दुर्गादास, तेरी जो स्वामी भक्ति है ना, इसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तू मांग जो मांग सकता है, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, तेरे को बोल। दुर्गादास बड़ा स्वामी भक्ति प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपना जीवन मारवाड़ की गद्दी को समर्पित कर दिया था। इस तरह कटप्पा होता है ना बाहुबली के अंदर, तख्त का गुलाम होता है, वो कटप्पा दुर्गादास राठौड़ी है। या फिर हम यूं कह लें कि कटप्पा खुद दुर्गादास राठौड़ से प्रभावित है। तो जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दुर्गादास राठौड़ के पास में आती है तो उस स्वामी भक्त व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी ना मांग करके पत्र में लिखा कि मुगल बादशाह, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे एक ही चीज दे दो कि अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर दो। औरंगजेब को लगा कि बस यही तो मैं नहीं कर सकता दुर्गादास, कुछ भी मांग लेता मैं तेरे को दे देता, परंतु ये मैं नहीं कर सकता। और कहते हैं लगभग लगभग 30 वर्षों का संघर्ष होता है और जब देवारी समझौता होता है 1708 में, तब जाकर के ये जो अजीत सिंह है इसको क्या किया जाता है, राजा स्वीकार किया जाता है। दुर्गादास राठौड़ और उसकी जो पुत्री थी, जो औरंगजेब की पोती थी, उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि और औरंगजेब जब उससे पूछता है कि दुर्गादास राठौड़ ने कोई गलत हरकत तो नहीं की तेरे साथ में, भाई दुश्मन की बेटी को गलत हरकत कर दी हो, तो वो पुत्री कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब तो फिर भी दुर्गा काका ने मेरे साथ बातें बातें कर ली होगी हल्की फुल्की, लेकिन मैं जैसे ही बड़ी हुई ना तो दुर्गा काका बिना पर्दे के तो मेरे से बात नहीं करते थे। और मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है, जब मैं छोटी थी तभी उनकी शक्ल देखी थी उनकी, अभी तो मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है क्योंकि वो मेरे सामने कभी आए नहीं। वो कहते हैं कि बाबो कहत पुकार थी, जानो न उनरो बेस, कारण की निज नेण सु, देखियो नहीं दुर्गेश। तो ये वाली बात बोलती है जब सैफुद्दीन तो औरंगजेब को लगता है कि वास्तव में क्या स्वामी भक्त व्यक्ति था। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन मारवाड़ की गद्दी को समर्पित कर दिया और अंत तक लगभग 30 वर्ष तक, दोस्तों आप और हम एक महीने का एक दिन का संघर्ष नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए, परंतु दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः अजीत सिंह को राजा स्वीकार करके ही दम दिया। इतिहास के अंदर दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके स्वामी भक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो है दुर्गादास राठौड़ जिसने अजीत सिंह की राजा बनने में संघर्ष में बराबर का सहयोग दिया, और एक है बैरम खां, याद है बैरम खां, जो अकबर को राजा बनाने के लिए संघर्ष करता है और अकबर को सब कुछ सिखाता है। लेकिन अंतर देखिए दोस्तों कि जब बैरम खां के द्वारा अकबर से हक मांगा जाता है, अकबर जब उसको निष्कासित कर देता है तो बैरम खां विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ। क्या कर देता है, बैरम खां विद्रोह कर देता है। और यहाँ पे अजीत सिंह स्वामी भक्ति की जो मिसाल है दुर्गादास राठौड़, उसको अंत में देश निकाला दे देता है। और अजीत जो दुर्गादास राठौड़ है, देश निकाला देने के बाद में चुपचाप वहां से चला जाता है, विद्रोह नहीं करता है। तो यह है स्वामी भक्ति की मिसाल हमारे दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम
दुर्गादास राठौड़ का जो जीवन परिचय वो पढ़ेंगे। आज की तो कहानी थी संघर्ष था जो, वो संघर्ष ने बताया। और लिख लो अंत में 1708 ईस्वी के अंदर एक समझौता होता है, देवारी समझौता। और इस देवारी समझौते के अंदर अजीत सिंह को क्या मान लिया जाता है? अजीत सिंह को राजा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी, आज की क्लास में ज्यादातर कहानियां थी, फैक्ट कम थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में, और बात करेंगे आगे की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।